करीबन 9:30 बजे एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने इत्तला दी कि हमारे साथी पहुंचने वाले हैं। अभी बमुश्किल 5-6 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक एक बस वहां पहुंचकर रुक गई। बस में मौजूद चरण सिंह के दोनों साथियों ने मंसूबे के मुताबिक काम शुरू कर दिया। एक ने ड्राइवर की कनपटी पर पिस्तौल रखकर उसे बस रोकने का हुक्म दिया, जबकि दूसरे ने बड़ी फुर्ती के साथ पुलिस के सिपाही से राइफल छीन ली। बस के मुसाफिर यही समझे थे कि डाकुओं के किसी गिरोह ने उनको लूटने के लिए उन पर हमला कर दिया है। बस के रुकते ही चरण सिंह और उसके साथियों ने बड़ी फुर्ती के साथ उसके गिर्द घेरा डाल दिया। हमारे बस में मौजूद साथी ने इंजन बंद करके चाबी अपने कब्जे में कर ली थी। अब हमें जो कुछ भी करना था चंद मिनट के अंदर कर गुजरना था, क्योंकि उस सड़क पर लारियों की आमदोरफ्त हर वक्त जारी रहती थी। हमने बस में मौजूद 15-20 सवारियों को नीचे उतरने का हुक्म दिया। इनमें पुलिस के सिपाही और हमारा साथी भी शामिल था। जैसे वो नीचे उतरा, उसने झटका मारकर हथकड़ी को हवालदार की बेल्ट से निकाल लिया। चरण सिंह के साथी इस असना में उसके सरों पर राइफलें ताने खड़े रहे। हमारे साथी के दोनों पांव में बेड़ी थी। जसवंत करीब ही खड़ी जीप की पिछली सीट पर बेचैनी से हमारा मुंतजिर था। अब हम लोग 2 ग्रुपों में बट गए। मैं, जसवंत, अगवा कुनंदा और चरण सिंह जीप में सवार हो गए, जबकि बाकी साथी पहले से तैयार शुदा घोड़ियों पर बैठ गए। उन्होंने बस के टायरों पर फायरिंग करके उन्हें नाकारा बना दिया। हमारी जीप पहले से प्लान शुदा रास्ते पर भागने लगी। जब तक हम नजरों से ओझल नहीं हो गए, घुड़सवार वहां मौजूद रहे। जब हम खासे महफूज हो गए तो उन्होंने भी अपनी घोड़ियों को लगाम दी। पिछली सीट पर जसवंत अपने काम में मसरूफ था। 3-4 मिनट के अंदर उसने अगवा कुनंदा को बेड़ियों और हथकड़ी से निजात दिला दी। हमारे इस अजीम दोस्त की इंडियन इंटेलिजेंस ने बहुत बुरी तरह मारपीट की थी, लेकिन इतनी जबरदस्त तफ्तीश के बाद भी वो बुज़दिल इससे कोई काम की बात ना उगलवा सके थे। बुरी तरह जख्मी और कमजोर होने के बावजूद उसके अज़्म में कोई कमी नहीं आई थी और वो अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना ही जाहिर कर रहा था। जसवंत ताले तोड़ने और इंतहाई मखदूश हालत में भी सरहद उबूर करने में माहिर था। उसे शायद इसीलिए ये अहम फरीजा सौंपा गया। हमने अपने दोस्त को पहनने के लिए फौरन नए कपड़े निकाल कर दिए। अब इस मुहिम का कमांडर मैं था। सबको मेरे फैसले पर अमल करना था। पहले से अपने पास रखे कुछ खास कैप्सूल मैंने अपने नए दोस्त को जीप में ही खिला दिए थे। उसकी हालत काफी संभल चुकी थी। एक मखसूस मकाम पर हम लोग जीप से उतर गए। चरण सिंह ने यारी निभा दी थी, बाकी काम अब हमारा था। लो भाई सजनों, रब रखा। उसने पहले से तैयार शुदा एक प्राइवेट कार के करीब हमें उतार कर जीप को दूसरे रास्ते पर डाल दिया। कार में चरण सिंह का भाई हमारा मुंतजिर था। कार में बैठने से पहले ही जसवंत सिंह ने हमारे साथी का हुलिया बदल कर रख दिया था। मैं उसके मशाक हाथों की दाद दिए बगैर न रह सका। उसने 5 मिनट के अंदर ही अंदर अपने पास मौजूद सेफ्टी रेजर और मुख्तलिफ किस्म के लोशनों के जरिए हमारे नए साथी को कैद और मुसलसल अजियत ने, जिसकी न सिर्फ दाढ़ी खासी बढ़ाई थी बल्कि चेहरे से लहू भी निचोड़ लिया था, एक तंदुरुस्त और सेहतमंद खून की सुर्खी लिए गालों वाले शहरी बाबू में तब्दील कर दिया था। मेरा नया साथी मेरा हम उम्र था। जब उसने कार में बैठते हुए अपने चेहरे पर नजर डाली तो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ऐसी शक्ल तो मेरी अपने मुल्क में भी नहीं होगी। कमाल के फनकार हो यार, क्या से क्या बना कर रख दिया है, उसने जसवंत को दाद देते हुए कहा। रास्ते में पड़ने वाली नदी में हमने पुलिस की छीनी हुई राइफल और जसवंत का पटारा, जिसमें न जाने क्या क्या अल्लम गलम उसने भर रखा था, फेंक दिया। चरण सिंह का भाई हमें शाम तक मुख्तलिफ ज़ेली सड़कों पर घुमाता रहा। इस असना में हमने जीटी रोड के नजदीक भटकने की कोशिश नहीं की थी और खाना भी कार में ही खाया था। रात गए हमें कपूर थाना के नजदीक एक महफूज मकाम पर पहुंचाकर चरण सिंह का भाई भी रुखसत हो गया। उसने यहाँ हमें अपना दोस्त जाहिर किया था और हमें ताकीद कर दी थी कि अपनी असलियत से उन लोगों को आगाह न किया जाए। चरण सिंह के जाते ही मैंने मामलात पर गौर किया और वहां से हट जाने का फैसला कर लिया। हमने साहिब खाना से एक जरूरी काम के सिलसिले में माजरत की और ट्रेन के जरिए दिल्ली की तरफ चल दिए। हम तीनों उस वक्त खासे मौजज़ नजर आ रहे थे। बादियों नजर में यही दिखाई देता था कि हम तीनों कोई आला अफसर थे। जसवंत ज्यादा पढ़ा लिखा नजर नहीं आता था, वो बहरहाल सीनियर था। उसे सारे भारत का चप्पा चप्पा ज़बानी याद था, गाड़ियों के नाम, उनके औकात, रास्ते और मशहूर शहरों के होटल वगैरह। जसवंत ने एक कुली को नजराना देकर फर्स्ट क्लास की 3 टिकटें हासिल कर लीं और थोड़ी देर बाद हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर रवानगी के मुंतजिर थे। करीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद गाड़ी में हरकत पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसने रफ्तार पकड़ ली।
दौरान सफर हम दोनों अपने साथी को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए महफूज सरहद ढूंढते रहे, क्योंकि इस बात का तो हमें बखूबी इल्म था कि पंजाब से सरहद उबूर करना दानिस्ता खुदकुशी करने वाली बात थी। एक तो पहले ही वहां फौज की खासी तादाद मौजूद थी, फिर इस खबर के फैलते ही तमाम मुतल्लिका एजेंसियों ने सरहद के गिर्द अपना जाल बुन लिया होगा और उनके चप्पे चप्पे पर नजर होगी। हमारा इरादा राजस्थान या सिंध की तरफ से सरहद उबूर करने का था। हतमी फैसला मुझे ही करना था, इसलिए मुझ पर खासी जिम्मेदारी आयद होती थी। करीबन 3-4 घंटे की मगजमारी के बाद बिलाखिर हमने राजस्थान की एक अपनी दानिस्त में इंतहाई महफूज जगह का इंतखाब कर लिया और अब हम आने वाले हालात के मुंतजर थे। दिल्ली तक हम में से कोई भी बमुश्किल 1 घंटे से ज्यादा न सोने पाया था। हम कपूर थाना से चंडीगढ़ और अंबाला होते हुए करनाल से गुजर कर दिल्ली पहुंचे थे। ये लंबा और खासा उलझा हुआ रास्ता भी जसवंत की जहनी इख्तरा थी। इस तरह हम मेन लाइन से हट कर सफर कर रहे थे और खासे महफूज थे। जसवंत के पास अपना जाती पिस्तौल मौजूद था, जबकि मैंने और हमारे नए साथी ने ऑटोमेटिक पिस्टल अपने स्मगलर दोस्त से हासिल किया था। हमने अपनी दानिस्त में हर कदम फूंक फूंक कर उठाया था, लेकिन एक बुनियादी गलती हमसे ये हो गई कि हमारे दिल्ली जाने की इत्तला उन लोगों को हो चुकी थी जहां हमें चरण सिंह का भाई छोड़ गया था। हादसा ये गुजरा कि हमारे फरार होते ही वहां से पुलिस के एक डीएसपी का गुजर हुआ, जो मामूल की कार्रवाई के मुताबिक गश्त पर था। बस के मुसाफिरों ने शोर मचाया और तमाम वाक़े की इत्तला कर दी। कुछ लोग चरण सिंह को पहचान गए थे, उन्होंने हमलावरों में उसकी मौजूदगी की निशानदही भी कर दी। दूसरी तरफ फरार करवाया जाने वाला मुल्जिम कोई मामूली मुल्जिम नहीं था। जैसे ही डीएसपी ने वायरलेस के जरिए उसके मुंदरजात से हेडक्वार्टर को आगाह किया, इंडियन पुलिस के ऐवानों में जलजला तारी हो गया। यकलख्त जैसे वो नींद से बेदार हो गए। चंद मिनट के अंदर ही भारतीय खुफिया पुलिस की तमाम एजेंसियां हरकत में आ गईं। चरण सिंह को गिरफ्तार करना या उससे कुछ उगलवा लेना खाला जी का खेल नहीं था। इंडियन सिक्योरिटी अफसरान ने उसे 2-3 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ज्यादा तवज्जो चरण सिंह पर नहीं बल्कि उसके साथियों पर दे रहे थे। चरण सिंह सिर्फ दलेर स्मगलर था, सियासतदान तो था नहीं। फिर कुछ सिपाहियों की रिवायती बेवकूफी भी आड़े आई। उसने फरार के मंसूबे में अपने 5-6 और साथियों को भी शामिल कर लिया, जिन्हें हमारे कपूर थाना तक मरहलावार पहुंचने का इल्म था। मजीद पेशरफ्त हुई तो इंडियन सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान कड़ी से कड़ी मिलाते रात गए कपूर थाना के उस घराने तक जा पहुंचे जहां चरण सिंह का भाई हमें लेकर गया था। केस अगर पुलिस के हाथों तक होता तो वो लोग गुरदासपुर के इर्द गिर्द ही टकरे मार मार कर थक जाते, लेकिन मामला चूंकि ज्यादा ही संजीदा था और इंडियन आईबी ने रॉ की हंगामी मदद हासिल कर ली थी, इसलिए उन्हें इतनी कामयाबी हुई। रॉ के अफसरान ज्यादातर केजीबी के तरबियत याफ्ता होने की वजह से जदीद साइंटिफिक जासूसी निजाम अपनाए हुए थे। कपूर थाना के मेजबानों के तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि उनके मेहमान कौन थे। उनके नजदीक तो हम चरण सिंह के मेहमान होने की वजह से वाजिबुल एहतराम थे, इसीलिए उनका एक आदमी हमें स्टेशन तक छोड़ गया। उसने शायद हमें टिकट खरीदते देखकर हमारी मंजिल मालूम कर ली थी, या फिर रॉ के चालाक अफसरान ने टिकट कलेक्टर या ब्लैक टिकट बेचने वाले कुलियों से हमारी मंजिल का पता लगा लिया था। बहरहाल ये इतना बड़ा कारनामा नहीं था। जब वो कपूर थाना स्टेशन तक चले आए थे तो हमारी मंजिल का पता लगाना उनके लिए कोई ज्यादा दर्द सर का बायस नहीं बना होगा। हम अलसुब दिल्ली पहुंचे थे। ट्रेन दिल्ली स्टेशन से जब कुछ फासले पर ठहरी तो अचानक एक तूफान बदतमीजी आ गया। फौज के दर्जनों मुसल्ला जवानों ने फर्स्ट क्लास के दरवाजों पर कब्जा कर लिया। शदीद सर्दी की वजह से मुसाफिरों ने दरवाजे बंद कर रखे थे, वो दरवाजों के बाहर ही लटक गए। उसके साथ ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। हमारा माथा ठनका। तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स अचानक पेश आने वाली सूरत हाल ने हमें डगमगा दिया। मेरी तरह यकीनन मेरे दोनों साथियों के दिल भी दहल गए थे, लेकिन यही एक जासूस के इम्तिहान का वक्त होता है। अब कंट्रोल मुझे संभालना था। दूसरे ही लम्हे मैं तैयार था। जसवंत और नया साथी भी संभल गए। हमने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा। जसवंत ने झुकते हुए मेरे कान में सरगोशी की। हमने दिल्ली में बच निकलने की सूरत में दोबारा मिलने के लिए एक मकाम मुलाकात के लिए तय कर लिया था। फौरन ही हमारा मंसूबा भी तरतीब पा गया। जसवंत हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने और दूसरे साथी ने सरगोशी की फी अमानिल्लाह। वो हमसे अलहदा होकर बड़ी फुर्ती के साथ डिब्बे के अंदर ही अंदर चलता हुआ गायब हो गया। हम दोनों ने अपनी जेबों में रखे पिस्तौल थपथपाए और एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाया। पिस्तौल हमारे पहने हुए कोटों की जेब में मुंतकिल हो गए थे और बवक्त जरूरत हम उनसे कोई भी काम ले सकते थे, हत्ता कि एक दूसरे को शहादत से भी सरफराज कर सकते थे, जो हमारा आखिरी हरबा होता। अपनी सीटें हमने छोड़ दी थीं और दोनों एक दूसरे के साथ लगे
लगे डिब्बे के प्लेटफॉर्म की मुखालिफ समत खुलने वाले दरवाजे से आने लगे। स्टेशन नजदीक आ जाने की वजह से डिब्बे में खासी हलचल मची थी। हर कोई अपनी अपनी फिक्र में था। चंद मिनट के लिए लोगों ने सिपाहियों के उस तरह अचानक डिब्बों के दरवाजे संभालने का नोटिस जरूर लिया था, लेकिन अब उनको ज्यादा फिक्र अपनी और अपने सामान की थी। स्टेशन के सिग्नल नजर आते ही हमारे दिलों की धड़कन मजीद तेज हो गई। अपने तसव्वुर की आंख से हम प्लेटफॉर्म को घेरे में लेने वाली पुलिस को देख सकते थे। मंसूबे के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता होते ही मैंने दरवाजे में लगे शीशे को नीचे गिरा दिया। बाहरी हैंडल को पकड़े एक फौजी लटकता नजर आ रहा था। मैंने उसके मुतवज्जा होते ही कहा, कुल्फी जमाने का इरादा है क्या महाराज? अंदर आ जाइए। और ये कहते हुए मैंने दरवाजा खुलने वाला बोल्ट भी गिरा दिया। नो थैंक यू, हम ठीक हैं। वो कोई जाट नजर आता था। उसने मेरे सूट बूट से मरूब होते हुए कहा। प्लेटफॉर्म दूसरी समत होने की वजह से उस तरफ कोई मुतवज्जे नहीं था। लोगों ने दूसरी समत के दरवाजों पर साजो सामान समेत यलगार की हुई थी। मैंने मुड़कर अपने साथी को आंख से इशारा किया। गाड़ी कांटा बदल कर अपनी लाइन पर आ रही थी और चंद सेकंड के लिए एक मरहला ऐसा आता था जब एक खास मकाम पर डिब्बे से गिराई जाने वाली चीज का इल्म दूसरे डिब्बे वालों को सिवाय उन लोगों के जो खास तौर से उस तरफ मुतवज्जे हो न हो पाता। हम उस लम्हे के नजदीक से नजदीक तर हो रहे थे। मेरे साथी ने मुझे अपने ऊपर ओढ़े कंबल की ओट से इस तरह छुपा लिया था कि अंदर से मैं कम से कम देखने पर भी नजर न आ सकता था। मेरे हाथ की गिरफ्त अपने कोट की जेब में रखे पिस्तौल पर मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। शदीद सर्दी के बावजूद पसीने में नहा गया था और मैं अपने दिल की बेकाबू धड़कनों के साथ इस लम्हे का मुंतजिर था। मेरे आसाब तन गए। गर्दन में शदीद तनाव महसूस हो रहा था। जैसे ही वो लम्हा आया, मेरे हाथ में पकड़े पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत के साथ बाहर लटके फौजी के सर पर पड़ा। डिब्बे के पायदान से लेटरिन में उसे मुंतकिल करते हुए हमें बमुश्किल आधा मिनट ही लगा था। तमाम सवारियां प्लेटफॉर्म की समत खुलने वाली खिड़कियों से धड़ निकाले बाहर को लपक रही थी। किसी को कानो कान खबर न हुई कि डिब्बे में क्या कुछ हो रहा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म के नजदीक पहुंच रही थी और हमें कतारन दर कतार भारतीय फौज के जवान बखूबी मुखालिफ समत में नजर आ रहे थे। दरवाजे से बाहर लटकते हुए मैंने देखा उस समत में किसी डिब्बे के पायदान पर कोई फौजी नजर नहीं आ रहा था। वो सब भी गालिबन डिब्बों के अंदर दाखिल हो चुके थे। मैंने अपने साथी की तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे हम दोनों बड़ी फुर्ती से नीचे उतरे और प्लेटफॉर्म की मुखालिफ समत खड़ी एक माल गाड़ी में छलांगे लगाते दाखिल हो गए। फिर उसी डिब्बे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। भारतीय सिक्योरिटी वाले शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे थे और हम दोनों एक दूसरे को नजरों में रखे दीवाना वार भाग रहे थे। आगे आगे मैं था और पीछे हमारा नया साथी। अचानक जैसे जमीन ने हमारे पांव पकड़ लिए। मौत अपना भयानक जबड़ा खोले सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। जमीन पर घुटने टिकाए पोजीशन लिए भारतीय पुलिस का सिपाही हमारे सामने था। उसने चिल्लाते हुए कहा, हॉल्ट। मेरे साथी ने जवाब दिया, फ्रंट। वो चौंका और दूसरे ही लम्हे मेरी जोरदार लात उसके बाजू पर पड़ी। राइफल उसके हाथ से निकलकर उछली और मेरे हाथों ने उसे थाम लिया। अगला लम्हा उस पर कयामत ढा गया। मैंने पूरी कुव्वत से राइफल का दस्ता उसके सर पर दे मारा। वो बेहोश हो गया। राइफल परे फेंक कर हम दोबारा भागने लगे। इस असना में कुछ लोगों ने जो छुपकर ये तमाशा देख रहे थे शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी चीखो पुकार ने सिक्योरिटी हुक्काम को हमारी तरफ मुतवज्जे कर दिया। अब हमें वाज़े तौर पर अपने ताक़ुब में आने वालों के नारे और कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। स्टेशन पर रश चूंकि ज्यादा था, इसलिए अभी तक इस प्लेटफॉर्म के लोग जिस पर हम भागते भागते आन पहुंचे थे सूरत हाल को समझ न पाए थे। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां उतरते हुए हमने रफ्तार कम कर ली और अब बजाय भागने के हम तेज तेज चल रहे थे। बचने की बज़ाहिर तो कोई सूरत मुमकिन नहीं थी, लेकिन इसे मौजज़ा ही जानिए कि उस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। हमने उसे ताईद गैबी जाना और चंद सेकंड के बाद हम दोनों उस ट्रेन के एक खाली डिब्बे में अपनी फूली हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। किसी हद तक हम जरूर महफूज हो गए थे, लेकिन खतरा बदस्तूर सर पर मंडला रहा था। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। मेरे साथी की जिस्मानी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस भाग दौड़ में मेरा साथ दे सकता, लेकिन उसे अकेला छोड़ना बुज़दिली होती जिसका कम से कम मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। भागते हुए जहां और बहुत सी बातें मेरे जहन में आ रही थी, वहां मैं अपने साथी के मुताल्लिक भी सोच रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि कम से कम भागने की मुसीबत से निजात मिल जाए। अब थोड़ी देर के लिए सांसें दुरुस्त करने का मौका मिला तो हमने उसे गनीमत जाना। अभी बमुश्किल हमने अपनी हालत पर काबू पाया ही था कि ट्रेन के ब्रेक चीखने लगे। एक मरतबा फिर हमारे दिल उछल कर हलक में अटक गए। गाड़ी भी स्टेशन की हुदूद से निकलकर बमुश्किल पहले सिग्नल के करीब पहुंचने वाली थी। शायद उसे सिग्नल डाउन नहीं मिल रहा था। हम रेलवे स्टेशन की हुदूद से बाहर निकल आए थे। जैसे ही गाड़ी के ब्रेक लगने का एहसास हुआ, मैंने अपने साथी का हाथ मजबूती से थाम कर उसे दरवाजे के नजदीक कर लिया। उसने सिर्फ एक मरतबा नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी पुरएतमाद नजरें उसके अज़्म की गम्मास थी। मुझे यूं दिखाई दिया जैसे भारतीय सिक्योरिटी अपनी ताकत और इंतजामात
जज्बात समेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ट्रेन के रुकते ही बहुत से दूसरे लोगों के साथ हम भी नीचे उतर गए। हम स्टेशन की हुदूद से बाहर तो थे, लेकिन जहां लोगों का आना जाना अभी ज्यादा शुरू नहीं हुआ था। ट्रेन के रुकने पर लोगों के मुख्तलिफ तबसरे सुनते सुनते हम स्टेशन की मुखालिफ समत को आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहे थे। हम मामूल की रफ्तार से चल रहे थे ताकि किसी को हम पर शुबा न हो सके। रेलवे लाइन के करीब वाक़ई सड़क हमारी जाए पनाह थी, जहां से मुख्तलिफ सवारियां गुजर रही थी। दिल्ली की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रही थी। अभी हम सड़क से कुछ फासले पर थे कि फौज के 2 ट्रक स्टेशन की समत से आते दिखाई दिए। दोनों ट्रक उसी तरफ आ रहे थे। हम थर्रा कर रह गए। फरार की राहें मसदूद थीं। हमारे अलावा सड़क के नजदीक और कोई नहीं था और हम ट्रेन की मुखालिफ समत में सफर कर रहे थे। कोई बेवकूफ शख्स भी बखूबी अंदाजा लगा सकता था कि हमारा ताल्लुक ट्रेन के मुसाफिरों से है। और तो कुछ न सूझा। हमने बड़ी तेजी के साथ अपना रुख बदला और आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों के साथ ट्रेन की तरफ चल दिए। ट्रक जूं जूं नजदीक आते जा रहे थे, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अचानक मेरे साथी को एक तदबीर सूझी। वो रेलवे लाइन के नजदीक उगी कुदरती घास के करीब पेशाब के बहाने बैठ गया और यही अमल मैंने भी दोहराया। आने वालों ने बजाय शॉर्टकट इस्तेमाल करने के रेलवे लाइन के मुतवाजी अपना सफर जारी रखा और गाड़ी के इंजन के करीब पहुंचते ही दोनों ट्रक रुक गए। दर्जनों जवान छलांगे लगाते बाहर को लपके। वो इस तरह गाड़ी की तरफ राइफलें ताने बढ़ रहे थे जैसे उस पर हमला करने जा रहे हों। हम उन्हें नजर नहीं आए थे या उन्होंने जानबूझकर हमें नजरअंदाज कर दिया था, इसका अंदाजा तो हम न कर सके, लेकिन अपनी तरफ से उनकी गफलत को मैंने ताईद गैबी जाना। मैंने अपने साथी को मखसूस इशारा किया और सड़क की समत चलना शुरू कर दिया। वो चुपचाप बैठा रहा। जब मैं करीबन 10-12 गज दूर चला गया तो वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रहा था कि ट्रेन के मुसाफिरों में से या आने वाले फौजियों में से कोई हमारी हरकत का नोटिस न ले। धड़कते दिल और डगमगाते कदमों से हम किसी न किसी तरह सड़क पर पहुंच ही गए। मैंने वहां किसी सवारी का इंतजार करना मुनासिब न समझा और एक नजदीकी रास्ते का रुख किया। करीब ही एक मंदिर से भजन गाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। फौजियों ने बड़े मुनज्जम तरीके से ट्रेन को घेरे में ले रखा था। उनके कुछ ऑफिसर मुख्तलिफ डिब्बों में हमें ढूंढते फिर रहे थे और हम उनकी पहुंच से दूर मंदिर के नजदीक अपनी खस्ता हाली का जायजा लेकर ये अंदाजा लगा रहे थे कि हमारा अंदर जाना मुनासिब है या उसी तरफ सफर करते रहना। चंद मिनट के बाद मैं और मेरा साथी मंदिर में दाखिल हो चुके थे। हमने अपने जूते बाहर उतारे और खत्ता करने वालों की मंडली के नजदीक उन लोगों में शामिल हो गए जो बड़े जोरों शोर से पूजा पाठ में मसरूफ थे। दोनों जानबूझकर एक दूसरे से फासले पर बैठे थे। इस तरह कम से कम हम में से एक तो महफूज रह सकता था। पहले तो आहिस्ता आहिस्ता आवाजों में आवाजें मिलाते रहे। फिर मुझे अचानक यूं महसूस हुआ जैसे गले में कोई चीज अटक गई हो। सामने दरवाजे से एक बावर्दी थानेदार और सिविलियन कपड़ों में मलबूस 3 आदमी मंदिर में दाखिल हो रहे थे। नजरों ही नजरों में हमने एक दूसरे को तसल्ली दी और आने वाले हालात से निपटने के लिए खुद को तैयार करने लगे। मंदिर में मौजूद लोगों ने एक नजर तो आने वालों पर मामूल के मुताबिक जरूर डाली थी, लेकिन किसी ने उनके आने का नोटिस नहीं लिया था। खत्ता अपने जोबन पर था। शायद थानेदार यहाँ मामूल के मुताबिक आने वाली संगत में शामिल था, हमने सोचा। लेकिन थानेदार और उसके साथियों की बेचैनी से चारों तरफ जायजा लेती नजरें किसी और ही बात की चुगली खा रही थी। मंदिर चूंकि रेलवे स्टेशन के नजदीक मौजूद था, इसलिए हमें यह फायदा जरूर हासिल था कि यहाँ मखसूस लोगों की ही आमदोरफ्त नहीं रहती होगी, बल्कि अक्सर मुसाफिर भी यहाँ पूजा पाठ के लिए आते जाते होंगे। चंद सेकंड के अंदर ही हमने अपनी हालत पर काबू पा लिया। कम से कम मुझे इस बात का एहसास था कि अब पाठ करने वालों में एक नुमाया आवाज मेरी भी थी। दूसरी तरफ मेरे साथी का भी यही हाल था। वो भी बड़े जोशो खरोश से और खुशू खुजू के साथ गा रहा था, ओम जे जगदीश हरे। मंदिर के आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए उन लोगों ने अपनी जगह से खामखा हिलना जुलना मुनासिब न समझा था। वो मुख्तलिफ कोनों में डटे हुए अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन सबके साथ पूजा में भी शामिल थे। करीबन 10-12 मिनट तक वो मौजूद रहे। इस असना में न जाने कितनी बार हमें अपने खुश्क गले तर करने के लिए थूक निगलना पड़ा। उनके दफा होते ही हमने सुख का सांस लिया। इस असना में प्रसाद भी आ गया। हमने गरम गरम कढ़ा के 2-2 लुक़मे जहर मार किए और मंदिर के घुटे घुटे माहौल को खैरबाद कहकर बाहर निकल आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।